हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पिछली क्लास में अध्ययन किया था, हमने क्लास 10 के अध्याय 19 जैव विविधता एवं उसके संरक्षण की कुछ बातें की थी, और जिसमें पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन किया था जैव विविधता की परिभाषा के बारे में पढ़ा था। जैव विविधता और परिभाषा में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि किसी स्थान विशेष पर पाई जाने वाली जीव जंतु और पेड़ पौधों की विविधता को अपन नॉर्मल भाषा में जैव विविधता कहते हैं। किसी स्थान विशेष पर पाई जाने वाली जीव जंतु व पेड़ पौधों की विविधता क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। किसी स्थान विशेष पर या ऐसे मान लें पूरी पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीव जंतु और पेड़ पौधों की विविधता को अपन जैव विविधता कहते हैं। फिर एक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1987 में एक प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट में जैव विविधता की परिभाषा दी गई थी। उन्होंने बताया कि जैव विविधता की परिभाषा जीव जंतुओं में और पेड़ पौधों में पाए जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी जटिलता को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहा जाता है। फिर पारिस्थितिकी तंत्र के 3 स्तर हमने पढ़े थे, 3 स्तरों के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, वो 3 स्तर देखिए। पहला है प्रजाति स्तर, दूसरा है आनुवंशिकीय स्तर, और तीसरा है पारिस्थितिकी स्तर। किसी स्थान पर पाई जाने वाली प्रजाति, किसी स्थान पर पाई जाने वाली प्रजाति के सदस्यों में विभिन्नता को अपन प्रजाति स्तर विभिन्नता कहते हैं। आनुवंशिकीय स्तर यानी एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों में आनुवंशिक जीन के कारण उत्पन्न विभिन्नता को अपन क्या कहते हैं? आनुवंशिकीय विभिन्नता, जैव विविधता कहते हैं। स्तर की आनुवंशिकीय स्तर की जैव विविधता। और पारिस्थितिकी और विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, जलीय, मरुस्थलीय, थलीय, नभजल। तो इन सब में पाई जाने वाली विभिन्नता को अपन क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र विविधता कहते हैं। अब अपन इस अध्याय को आगे लेते हैं। यहां तक अपन ने देख रखा था सारा, एक बार रिकैप रिवाइज हो गया। अब अपन भारत की जैव विविधता के बारे में थोड़ी बात करते हैं। भारत की जैव विविधता क्या है? देखिए, भारत की जैव विविधता, भारत की जैव विविधता के बारे में क्या बातें होती है? देखिए, सबसे पहले भारत की जैव विविधता के बारे में अपन बात करें तो भारत की कुल जो भूमि है, पूरे विश्व की जो धरातल है, स्थल मंडल है, ठीक है, उस स्थल मंडल में से भारत के पास सिर्फ और सिर्फ 2.4 भूमि, 4% क्षेत्रफल पर भारत फैला हुआ है। अर्थात पूरे विश्व, ये जो पूरा विश्व है, ठीक है, उसका 2.4 क्षेत्रफल पर क्या फैला हुआ है? अपना भारत फैला हुआ है। पूरे विश्व के 2.4 क्षेत्रफल पर भूमि पर भारत फैला हुआ है, और यहाँ विश्व की लगभग 7 से 8% जैव विविधता पाई जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो पृथ्वी है
वो सॉरी पृथ्वी के पूरे क्षेत्रफल में से भारत का क्षेत्रफल 2.4% क्षेत्रफल पर भारत फैला हुआ है। अर्थात स्थान कम है और जैव विविधता पूरे विश्व की विविधता के हिसाब से 8% है, यानी 3 गुना है लगभग। तो लिखते हैं अपनी इस लाइन को, भारत संपूर्ण पृथ्वी के 2.4% क्षेत्र पर फैला है, लेकिन यहाँ विश्व की जैव विविधता यहाँ विश्व की जैव विविधता का 7 से 8% पाई जाती है। अर्थात स्थान कम है लेकिन जैव विविधता ज्यादा है। एक भारत में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, एक संस्था है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली। उनकी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 45,968 जीव जंतु, 45,968 वनस्पति तथा 91,364 जीव जंतु की प्रजातियां पाई जाती है। यानी भारत के वन मंत्रालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुसार, उनकी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 45,968 प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और 91,364 प्रकार के जीव जंतु हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 45,968 वनस्पति प्रजातियां तथा 91,364 जीव जंतु प्रजातियां पाई जाती है। भारत संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 2.4% क्षेत्रफल पर फैला है, लेकिन यहाँ पर पूरे विश्व की 7 से 8% तक जैव विविधता पाई जाती है। तथा एक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की एक संस्था है, जिसमें उनकी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 45,968 प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है तथा 91,364 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, हमारे यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। एक देखिए, हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार की
हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्थलाकृति पाई जाती है चारों तरफ। कहीं पहाड़ है, कहीं मरुस्थल है, कहीं बहुत उपजाऊ जमीन है। तो बहुत कुछ चीजें यहाँ पर अलग अलग पाई जाती है। लेकिन हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, यहाँ अत्यधिक लगभग देश के 70% लोग का रोजगार क्या है, कृषि है। वो कृषि पर अपना रोजगार, अपनी आजीविका चलाते हैं। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। कृषि में योगदान की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। कृषि सहयोग में भारत 7वें स्थान पर है, अर्थात पूरे विश्व में जो कृषि का सहयोग दिया जाता है, अर्थात पूरे विश्व में जो खाद्यान्न उत्पन्न होते हैं, जो दलहनी पौधे होते हैं, तिल होते हैं, जो खाने लायक जो खाद्यान्न कृषि की जाती है, उन कृषि के उत्पादन में, इन खाद्यान्न और दलहनी तिलहनों के उत्पादन में भारत कितने स्थान पर है, सबको मिलाकर जितने भी प्रकार की कृषि होती है सबको मिलाकर भारत 7वें नंबर पर है अपने योगदान के आधार पर। तो ये भारत की जैव विविधता के बारे में कुछ बातें हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अपन को अच्छे से पता चल जाए। तो बढ़ते हैं अपन आगे। ये भारत की जैव विविधता के बारे में अगर पूछ ले 1 नंबर में तो ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि भारत में 2.4% की जमीन है पूरे विश्व की, लेकिन यहाँ पर क्या पाई जाती है, 7 से 8% तक क्या पाई जाती है, यहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अपन। जैव विविधता हॉट स्पॉट, बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट या तप्त स्थल। तो जैव विविधता तप्त स्थल के बारे में अपन बात करेंगे अभी। और जैव विविधता तप्त स्थल, इसे क्या कहते हैं, इसे बायो डाइवर्सिटीज और स्पोर्ट कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी और स्पोर्ट, बायोडाइवर्सिटी और स्पोर्ट कहते हैं। जैव विविधता के जो तप्त स्थल है इनके बारे में अपन बात करें। यह तप्त स्थल क्या है? हाँ, हम देखें। सबसे पहली बात, जैव विविधता तप्त स्थल किसे कहते हैं? ऐसे क्षेत्र जहां अत्यधिक मात्रा में क्या पाई जाती हो? जैव विविधता पाई जाती है। जहां क्या हो, अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, वो क्या कहलाती है? ऐसे क्षेत्र जहां अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है वो कहलाते हैं अपने जैव विविधता तप्त स्थल कहलाते हैं। जैव विविधता तप्त स्थल की जो अवधारणा है, इसकी अवधारणा सर्वप्रथम
नॉर्मन मेयर्स ने दी थी। कब दी थी? 1988। नॉर्मन मेयर्स नामक एक वैज्ञानिक था, उसने सर्वप्रथम क्या दी थी? अवधारणा दी थी। ठीक है, अवधारणा दी थी। नॉर्मन मेयर्स ने यह अवधारणा दी थी जैव विविधता तप्त स्थल के बारे में। वर्तमान में पृथ्वी पर 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। वर्तमान समय में 34 पृथ्वी पर ऐसी निर्धारित जगहें हैं जहां पर अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता, यानी लगभग हर प्रकार का वहां पर पेड़ पौधा जीव जंतु पाया जाता है। हर प्रकार का पेड़ पौधा वहां पर पाया जाता है पृथ्वी में। और भारत में तीन जैव विविधता तप्त स्थल है। भारत में 3 जैव विविधता तप्त स्थलों के बारे में तप्त स्थल हैं। ठीक है, भारत में 3 जैव विविधता तप्त स्थल पाए जाते हैं। देखिए आगे, इन 3 में से 2 तो संपूर्ण भारत में है। एक जो पूर्वी हिमालय, जिनका नाम है पश्चिमी घाट जैव विविधता तप्त स्थल, पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल, और एक जो इंडो बर्मा जैव विविधता तप्त स्थल है, जो भारत, चीन, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड ऐसे कुछ देशों में फैला हुआ। तो इस जैव विविधता तप्त स्थल का क्या है कि जो भाग है उसका थोड़ा सा, तीसरा जो पश्चिमी इंडो बर्मा जो जैव विविधता तप्त स्थल है उसका थोड़ा सा भाग भारत में है। बाकी मुख्य रूप से, पूर्ण रूप से जो भारत में फैले हुए जैव विविधता तप्त स्थल है वो 2 है। तीसरा भारत में थोड़ा सा उसका भाग फैला हुआ है। अब जैव विविधता तप्त स्थल क्या? जैव विविधता के बारे में अपन पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, अपन ने इतना पढ़ भी लिया कि हाँ ऐसे क्षेत्र जहां अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। तो जैव विविधता की जो अवधारणा थी वो नॉर्मन मैन ने 1988 में दी थी। और अब ये जैव विविधता तप्त स्थल अपन किस क्षेत्र को घोषित कर सकते हैं? कुछ ना कुछ तो मापदंड होंगे। जैसे अपन ने पीएच के बारे में पढ़ते हैं, अम्ल और क्षार के बारे में, कि जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। जिसका मान 7 से ज्यादा होगा वो क्षारीय होगा। और जो एकदम 7 होगा, जिसका मान पीएच का मान वो क्या होगा? वो अपने उदासीन होगा। तो ये अम्ल क्षार की अवधारणा की जो शर्तें हैं। तो इसी तरह जैव विविधता, अपन किस क्षेत्र को जैव विविधता घोषित कर सकते हैं? तो जैव विविधता के घोषित करने की कुल शर्तें 2 हैं। जैव विविधता को घोषित करने की शर्तें देखिए, जैव विविधता तप्त स्थल घोषित करने की शर्तें, अर्थात किसी क्षेत्र को जैव विविधता तप्त स्थल घोषित करने की जो शर्तें हैं, 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कहती है कि उस स्थान में, जिस स्थान को अपन क्या कर रहे हैं, जैव विविधता तप्त स्थल के रूप में चुन रहे हैं, ठीक है,
तो उस जो स्थान में सबसे पहले क्या होना चाहिए, पूरे विश्व की 0.5 यानी आधी प्रतिशत स्थानबद्ध प्रजातियां पाई जानी चाहिए, जैव विविधता होनी चाहिए। स्थानबद्ध यानी स्थानबद्ध का मतलब ऐसी प्रजातियां जो सिर्फ वहीं पाई जाती हैं, एक ही स्थान पर, हर जगह नहीं मिलती है। तो पूरे विश्व के 0.5% क्या होनी चाहिए, वहां पर जैव विविधता पाई जानी चाहिए, जैव विविधता होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। और संख्या के हिसाब से देखें तो कम से कम 1500, कितनी, 1500 स्थानबद्ध प्रजातियां होनी चाहिए। तो पहली शर्त है कि उस क्षेत्र में पृथ्वी की संपूर्ण स्थानबद्ध प्रजातियों का 0.5% प्रतिशत 0.5% प्रजातियां उस क्षेत्र में उपस्थित हो। 0.5% पूरी जैव विविधता, पूरी पृथ्वी पर जितनी भी जैव विविधता पाई जाती है उसका 0.5% क्या होना चाहिए, वहां पर उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। दूसरी, अर्थात संख्या के हिसाब से अपन देखें, हिसाब से 1500 स्थानबद्ध प्रजातियां, 1500 स्थानबद्ध प्रजातियां होनी चाहिए। 1500 क्या होनी चाहिए, स्थानबद्ध प्रजातियां होनी चाहिए, संख्या के हिसाब से लगभग 1500 स्थानबद्ध प्रजातियां होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए दूसरी शर्त क्या कहती है, दूसरी शर्त कहती है कि मानव गतिविधियों के कारण वहां का 70% जो भाग है वो उजड़ चुका हो। अर्थात दूसरी शर्त क्या कहती है कि उस क्षेत्र का मूल आवास, उस क्षेत्र का मूल आवास क्या हो, उस क्षेत्र का मूल आवास का 70% मानव 70% क्षेत्र उजड़ चुका हो। अर्थात क्या, मानव गतिविधियों से उस क्षेत्र पर के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा। 70% क्षेत्र उजड़ चुका हो, अर्थात मानव गतिविधियों से उस क्षेत्र के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा हो। ये दो शर्तें हैं जैव विविधता
तप्त स्थल के बारे में, जैव विविधता तप्त स्थल के बारे में, किसी क्षेत्र को जैव विविधता तप्त स्थल अगर घोषित करना हो तो उस क्षेत्र में पृथ्वी की संपूर्ण स्थानबद्ध, तो उसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त कहती है उस क्षेत्र में पृथ्वी की संपूर्ण स्थानबद्ध प्रजातियों का 0.2% उपस्थित हो, और संख्या के हिसाब से देखें 0.2% उपस्थित हो और संख्या के हिसाब से देखें अपन तो 1500 यानी 1500 स्थानबद्ध प्रजातियां। ये शर्त यह बताती है हमें, ये जो शर्त है वो हमें बताती है, क्या बताती है कि उस क्षेत्र पर अगर 0.5 या 1500 स्थानबद्ध प्रजातियां होगी तो वैज्ञानिक इन तप्त स्थलों में नई नई खोज कर पाएंगे, अनुसंधान कर पाएंगे। यहाँ की जैव विविधता, वनस्पतियों की जो स्थान प्रजातियां हैं, वनस्पतियों द्वारा औषधियां बना पाएंगे। इन नई नई प्रजातियों पर प्रेक्षण कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो नई प्रजातियां जो अभी है नहीं, ठीक है, मिली नहीं है किसी को, इनके लाभदायक, इनके महत्व को जान पाएंगे। क्या पता इनके लाभदायक पौधों में, इनके लाभदायक पौधों में, जीव जंतुओं में कुछ हमारे लाभदायक की चीज निकल आए, तो उन पर खोज, अनुसंधान, औषधियां निर्माण, प्रेक्षण, टेस्ट वेस्ट कर सके। इसलिए ये पहली शर्त है। तो उस क्षेत्र को अपन पृथ्वी की संपूर्ण, किसी क्षेत्र को अगर अपन जैव विविधता तप्त स्थल घोषित करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र की क्या होनी चाहिए, उस क्षेत्र में उपस्थित, उस क्षेत्र में जैव विविधता संपूर्ण पृथ्वी की स्थानबद्ध प्रजातियों का कितना होना चाहिए, 0.5% होना चाहिए, जो वहीं पर पाई जाती है। क्योंकि सभी जगह पाई जाएगी तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, खोज करना। क्योंकि एक स्थान पर पाई जाएगी तो हमें पता चलेगा कि वो कौन से वातावरण में जीवित रह सकते हैं, उनकी अनुकूल परिस्थितियां क्या है, हमें आसानी से पता चल जाएगी। लेकिन वो गर्मी में भी पाए जाते हैं, बर्फ में भी पाए जा रहे हैं, बारिश में भी पाए जा रहे हैं, तो अपन उनका फिक्स अनुमान नहीं लगा सकते। दूसरी शर्त कहती है कि उस क्षेत्र का मूल आवास का 70% क्षेत्र उजड़ चुका हो। उस क्षेत्र का जो मूल आवास है, उस क्षेत्र का मूल आवास का 70% क्षेत्र उजड़ चुका है, यानी जो रहने लायक जमीन है वहां उजड़ चुकी हो 70%, यानी मानव गतिविधियों से वो उस जगह का अस्तित्व ही बिल्कुल खतरे में आ गया है कि अब वहां पर कुछ रहने लायक, मनुष्य के रहने लायक जगह ही नहीं है, वो इतनी खराब कंडीशन। अब आप सोच रहे हो कि एक तरफ तो सर पहली शर्त बता रही है कि वहां पर जैव विविधता बढ़िया होनी चाहिए, स्थानबद्ध प्रजातियां वहां 0.5 यानी लगभग उस क्षेत्र में 1500 स्थानबद्ध प्रजातियां होनी चाहिए, और एक तरफ अपन बात कर रहे हैं कि वहां का 70% आवास ही मुक्त हो। ये कहां से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों शर्तें ही मैच नहीं खा रही है, या तो वहां पर ये चीज होगी या ये चीज होगी, दोनों में से एक चीज। देखिए मैं आपको बताता हूं, 70% आवास उजड़ा हुआ हो मतलब वहां पर कोई भी रहता भी ना। तो ये जो शर्त वाला स्थान है, ये शर्त वाला स्थान कहता है क्या, ये शर्त वाला स्थान बताता है वहां पर जो विस्फोट, वहां क्या किया जा सकते हैं, वहां विस्फोट किए जा सकते हैं, वहां विस्फोट किए जा सकते हैं। परमाणु विस्फोट का अनुसंधान कर सकते हैं, जैसे पोखरण में परमाणु विस्फोट करके देखा गया था, ठीक है, विस्फोट, ताकि इन विस्फोट से यानी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है इनका विस्फोट करके, क्योंकि इनके विस्फोट से कई बार ऐसा होता है कि हानिकारक किरणें निकलती, हानिकारक किरणें निकलती है, हानिकारक किरणें निकलती है, हानिकारक किरणें निकलती हैं, ठीक है। ये हानिकारक किरणें अगर निकलती हैं और यहाँ पर आवासित व्यक्ति रहते हो, हमारे नॉर्मल जगह की तरह हमारे घर के आसपास जैसे लोग रहते हैं, तो ये हानिकारक किरणें उन तक पहुंचेगी, उनके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। इसीलिए दूसरी शर्त कहती है कि
70% क्षेत्र वहां पर उजड़ चुका है। 70% जहाँ पर उजड़ चुका है वहां पर 30% में कोई व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं। तो ऐसे क्षेत्र क्या काम आते हैं? विस्फोट, रेडियोएक्टिव पदार्थों के परीक्षण अनुसंधान में काम आते हो। ये ऊपर वाली जो शर्त बताती है वो नई नई खोजों के बारे में बताती हैं कि दवाइयाँ कैसे बना सकते हैं, अनुसंधान करने के लिए काम में आती हैं। तो दोनों ही ये दो प्रकार के क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल घोषित करने की शर्तें हैं। ये जो क्षेत्र इन दो मापदंडों के को पूर्ण करते हैं वो क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल घोषित किए जा सकते हैं। तो ये है आज की अपनी क्लास। ठीक है, आज की क्लास में अपन ने पुराना रिकेप भी किया और भारत की जैव विविधता और जैव विविधता तप्त स्थल के बारे में कुछ बात की और उनके निर्माण की, इस क्षेत्र को अपन जैव विविधता तप्त स्थल घोषित कर सकते हैं उसके बारे में कुछ बातें की। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है जैव विविधता तप्त स्थल की, किसी क्षेत्र को जैव विविधता तप्त स्थल घोषित करने की शर्त है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। आने वाली क्लास में अपन इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। इस अध्याय का तीसरा पार्ट लेके आएंगे।